इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको देंगे। रुझानों में बम्पर बहुमत से एनडीए गदगद। शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे पीएम मोदी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में होगी बम्पर जीत का जश्न होगा। शाम 5 बजे पीएम मोदी कार्यालय जाएंगे, बीजेपी मुख्यालय में होगी बम्पर जीत का जश्न। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बिहार चुनाव के नतीजे आज सामने आ रहे हैं, रुझान आपके सामने है। 194 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं महागठबंधन 44 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे पीएम मोदी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में होगी बम्पर जीत का जश्न। रुझानों में बम्पर बहुमत से एनडीए गदगद नजर आ रही है, तो बीजेपी मुख्यालय में होगी बम्पर जीत का जश्न। रुझानों में बम्पर बहुमत से एनडीए गदगद। शाम 6 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे पीएम मोदी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में होगी बम्पर जीत का जश्न मनाया जाएगा। आज शाम पीएम मोदी की मौजूदगी में यह जश्न मनाया जाएगा। तो रुझानों में एनडीए बढ़त बढ़ाए हुए है और अब ये साफ तस्वीरें होती जा रही है कि आने वाला जो ये समय है ये एनडीए के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि एनडीए बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई नजर आएगी। तो जो रुझान सामने आ रहे हैं 194 सीटों पर एनडीए आगे बढ़त बनाए हुए है और अभी से ही तमाम जो कार्यकर्ता है उनके चेहरों पर अलग ही मुस्कान नजर आ रही है। और ये मुस्कान, ये आप देख सकते हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको अलग अलग कार्यालयों की, और ठीक जेडीयू कार्यालय के बाहर की ये तस्वीरें, जहां पर एक पोस्टर के जरिए नीतीश कुमार को कार्यकर्ता मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं और पटाखे फोड़कर जश्न मनाते हुए कार्यकर्ता यहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रुझानों में बम्पर बहुमत से एनडीए गदगद है और अब की बार बिहार में फिर से नीतीश की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो इसी पर चर्चा कर लेंगे। हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं दीपक कोजगावे, और इसके अलावा प्रवक्ता जनसुराज के हमारे साथ मौजूद है दीपक कुमार। तो सबसे पहले आपके पास आते हुए दीपक कुमार, देखिए प्रशांत किशोर ने बहुत ज्यादा कोशिश की थी कि बिहार में इस बार कुछ ना कुछ सीट अपने हासिल करने की, लेकिन वहां पर 1 से 2 सीटें उनके खाते में जाती हुई फिलहाल नजर आ रही हैं। जो पूरी कोशिश उन्होंने तरह तरह से यात्राएं की, जनता के बीच जाने की पूरी कोशिश की और जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश यहां पर नाकाम होती साबित हो रही है। जी नमस्कार। मेरा कहना है कि जनता, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता का जो फैसला होता है वो सर्वोपरि होता है। मैं अपने जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं और जो नई सरकार के गठन में आगे आ रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। और हम पहले भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाते रहे हैं, आगे भी जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाते रहेंगे। जनता की जो मूलभूत समस्या है उनके ऊपर हम सरकार को विवश करेंगे को जनता के लिए काम करें। पहली बात, हमारा कहना है कि हमारी पार्टी बिहार में बदलाव के लिए आई। हमारे नेताजी ने निश्चल और ईमानदार प्रयास किया। हमने अच्छे लोगों को टिकट दिया। हमारे कैंडिडेट बहुत अच्छे कैंडिडेट थे, जिसमें कानूनविद, न्यायविद, अच्छे शिक्षाविद, अच्छे डॉक्टर्स और समाज के जो अच्छे समाज सेवी लोग थे उनको लाके मैंने आगे लाने का प्रयास किया हम लोगों ने। और जनता के बीच में गए और जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे थे, जनता की जो परेशानियां थी, समस्याएं थी, बिहार की जो परेशानी और समस्या है उसको लेके हम जनता के बीच में गए और हमने ईमानदार प्रयास किया, जनता को बताने समझाने का प्रयास किया। जहां तक सवाल है जनता के द्वारा आशीर्वाद देने का, तो जनता का आशीर्वाद हमें अभी नहीं मिल पाया है। आगे जो भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा उसको हम और आगे ले जाने का काम करेंगे और जनता के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। बिल्कुल। दीपक कोजगावे जी, आपके पास आते हुए, पहली बार बिहार में चुनाव जो हुआ सिर्फ हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दों पर हुआ। बिल्कुल, और आपसे ज्यादा पहली बार जानकारी लेंगे हमारे दीपक द्वारा जी, उठाए गए लेकिन मुद्दे पहले की दीपक सारी कोजगावे पार्टियों जी ने हमारे बात साथ किया। जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। देखिए जिस तरीके से पूरी कोशिश की गई, आरजेडी की तरफ से की गई, और महागठबंधन हो या फिर एनडीए घटक दल हो, सभी ने बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन
जो तस्वीरें, जो विश्वास जीतने की कोशिश थी आरजेडी की तरफ से या महागठबंधन की तरफ से कि युवाओं को, जो बेरोजगार युवा है उनको लुभाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर उनकी जो कोशिश है वो नाकाम साबित हो गई। और क्या वो फैक्टर रहे, आप क्या मानते हैं कि क्या वो फैक्टर रहे जिन पर इस बार जनता ने वोट दिया है? एक तो बड़ी अच्छी बात हुई आ, इस चुनाव में एक अच्छी बात हुई कि युवाओं पर फोकस हर पार्टियों का रहा। रोजगार की बात की और पलायन की बात हुई। एक मुद्दा बहुत अच्छा उठाया था प्रशांत किशोर की पार्टी ने, और वो प्रशांत किशोर की पार्टी ने बुनियादी बातों को किया था, और गांव में जाकर लोगों को बताया गया था कि हाँ ऐसा है, पलायन है। मगर वहां थोड़ी गलती हो गई। प्रशांत किशोर ने कहा कि भाई आप पलायन करने के लिए तुम अब जो आओगे अगर छठ में फिर लौट कर नहीं जाना, यही हम तुम्हें इंतजाम करेंगे। ये थोड़ा अटपटा हुआ। मगर पूरे चुनाव में जिस तरह से युवाओं ने फोकस किया, और एसआईआर के बाद लोगों ने अपने नाम को ढूंढने की कोशिश की, उससे चुनाव मतदान केंद्र में पहुंचने की जागृति आई, और उसके चक्कर में वोट बैंक बढ़ा भी। और वोट बैंक जैसे कि आपको याद होगा कि 72 लाख वोट पिछले चुनाव से ज्यादा पड़ा। अब वो देखने का विषय है कि कौन सेगमेंट कितना वोट दिया, ये अलग मुद्दा है। मगर जहां तक गठबंधन की बात है, देखिए बीजेपी और जेडीयू का एक तालमेल अच्छा हुआ, और उसके साथ चिराग पासवान का भी भला हुआ। वो सब तालमेल उनके घटक दल बहुत अच्छा की। अब इधर आप आ जाइए, चूंकि जब से कांग्रेस के साथ इनका तालमेल हुआ, वो तालमेल बहुत व्यवहारिक नहीं लगा, क्योंकि कृष्णा रवल कभी भी तेजस्वी यादव को बहुत भाव नहीं दे रहे थे, और वो कभी भी घोषित नहीं कर रहे थे कि बिहार का चेहरा यही होगा हमारे महागठबंधन का। तो इसको लेकर उन लोगों में रिफ्ट हुआ, रिफ्ट अंदर का रिफ्ट हुआ। और सबसे हंसाने और चौंकाने वाली बात, जिस जिस पार्टी के अगुवा को उन्होंने डिप्टी सीएम का दर्जा दिया, उसका क्या हासिल हुआ। ये सारी बातें जो उनकी हुई, वो कमजोर महागठबंधन हो गए। और ये डिपेंड सारा गठबंधन आरजेडी पर हुआ, क्योंकि आरजेडी का वोट बैंक, अब तो आरजेडी की संख्या देख के ऐसा लगता है कि उसके भी वोट बैंक पर सेंधमारी हुई है, अच्छी सेंधमारी हुई है। और जिस तरह से 2010 में चुनाव हुआ, 203 सीटें बीजेपी कहते हैं एनडीए ने लाया था, जिसमें 115 सीट नीतीश कुमार का था, और 91 सीट जो था वो बीजेपी का था। लेकिन इस बार तो ये नीतीश जो कुमार बेहद अच्छा जी, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दीपक जी देखिए, पहले जो उनका सबसे पहले तो 101 सीट जो बंटवारा किया उन्होंने, वो बेहद सही तरीके से किया। यहाँ पर साबित होता है कि बीजेपी को उन्होंने 101 दी, खुद भी 101 रखी, और यही नतीजा है कि अभी जो सिर्फ 10 या फिर 9-8 सीटों का इनका जो बीच का मार्जिन है वो रहा होगा इनके बीच। और इस वक्त जो अभी आंकड़े हैं उसमें दिखाया जा रहा है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी निकलकर सामने आ रही है, यानी कि जो मोदी की छवि है, जो रैलियां उन्होंने वहां पर की हैं, उसका ये परिणाम माना जा सकता है। देखिए, जहां तक मोदी की छवि की बात कर रहे हैं और नीतीश कुमार के काम की बात कर रहे हैं, देखिए नीतीश कुमार ने जो काम कर दिया, मैं ये मान रहा हूं कि शुरुआती फेज में बहुत अच्छी स्थिति एनडीए की दिख नहीं रही थी, और तरह तरह के पर उन पर बातें हो रही थी। मगर नीतीश कुमार का ये जो ब्रेन था, उन्होंने जो कहा कि महिलाओं को 10,000 और 2 लाख रुपए का रोजगार, और उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ 75 लाख लोगों को ट्रांसफर किया, और बाद में 50,000 को उन्होंने अलग से ट्रांसफर किया, यानी बिहार से किया। तो ये कहने का मतलब था कि ये मिलाकर ये मामला सबसे तूल पकड़ गया, अच्छा हिट हुआ। और मैं मानता हूं कि यही मामला हिट हुआ है, और इस मामले के हिट से ही बीजेपी का भी भला हुआ। बीजेपी को भी जिस तरह से सीट हुई, एलजेपी को भी भला हुआ। जहां जहां महिलाएं वोट आई, वो एक वर्ग पर वो पुष्ट उन लोगों को उनको वोट चला गया, और जहां जहां नहीं जाना था वहां नहीं गया। तो मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से बिहार में
कैंपेन कर रहे थे, एक प्राइम मिनिस्टर होके लगातार बिहार में थे, होम मिनिस्टर ने डेरा डाल दिया था, राजनाथ सिंह थे, धर्मेंद्र प्रधान थे, यानी तमाम लोग एक तरह से समझिए कि यहाँ कैंप करके उसको, जिस तरह से बीजेपी चुनाव लड़ती है, हर तरीके से चुनाव लड़ती है, उनका प्रचार अभियान अलग होता है, उनका अलग सारा चीज होता है और लगे रहते हैं बिल्कुल जब बिल्कुल। तक और इस चुनाव बार नहीं हो बीजेपी जाते। या फिर एनडीए की तरफ से कहा जाए तो स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा गया था, चाहे वो सीएम योगी की छवि हो। स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा है उनका और बिहार में भी उनके बेहद ज्यादा प्रशंसक है। और शायद यही वजह है कि जिस तरीके से योगी ने कहा था कि बुलडोजर जो राजनीति चलती है यूपी में, उसी तरीके से अगर यहाँ पर माफिया कुछ करते हैं तो यहाँ पर भी वही एक्शन लिया जाएगा। तो शायद लोगों का भरोसा यहाँ पर दिखा और यही अब इन नतीजों में तब्दील होता भी नजर आ रहा है। दीपक, आपके पास आते हुए देखिए, लगातार जनसुराज पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। ये माना जा रहा था कि जनसुराज जमीनी स्तर पर काम कर रही है और जो युवाओं के मुद्दे हैं उनको लेकर बेहद प्रखर भी नजर आई, लेकिन वो नतीजों में तब्दील नहीं हुआ। कहां पर चूक हो गई आपकी? देखिए, हमारे मुद्दे सारे अच्छे थे। जनता के बीच में हमारे नेताजी गए थे और सारे मुद्दे को उन्होंने उठाया था। जनता ने मुद्दे को सुना और समझा भी। लेकिन हमारे नेताजी ने हमेशा कहा था एक वर्ड, लीप ऑफ फेथ। जनता हमारी बात सुन रही है, समझ रही है, मान रही है कि ये सारे मुद्दे सही हैं और आप सही कह रहे हैं। लेकिन जनता को इतना भरोसा करना होता कि वो हमें वोट देते जो भी हमारे मुद्दे थे। तो हमें लगता है कि जो हमारे नेताजी ने उठाया था कि लीप ऑफ फेथ की बात, कि जनता यदि हमें और ऊपर फेथ करती है तो हमारी टैली बहुत ऊंची चली जाएगी, नहीं तो हम बहुत नीचे रह जाएंगे। तो इस बार लगता है कि जनता का विश्वास हमारे ऊपर उतना नहीं हो पाया जितना हमारी अपेक्षा थी। फिर भी अभी हमें अपना वोट परसेंटेज नहीं पता चल रहा है किसी चैनल से भी और किसी इलेक्शन के साइट पे भी। हमें ये देखना होगा कि हमें कितनी जनता ने वोट दिया है और कितनी जनता ने हमारे ऊपर आशीर्वाद आशीर्वाद दिया है। फिर भी हम बिना विधायक के विपक्ष में थे और सरकार के विरुद्ध आवाज उठा रहे थे, बिहार की जनता के सारे मूलभूत समस्याओं को उठा रहे थे। आगे भी हम बिहार की राजनीति में बिहार के जनता के मूलभूत समस्याओं को उठाएंगे और सरकार को विवश करेंगे कि बिहार की जनता के लिए वो काम करे। जो हमारे मूल मुद्दे हैं, जो हमारी पार्टी के द्वारा उठाए गए हैं, उन पे कार्य हो और बिहार देश के अग्रणी राज्यों में आगे बढ़े। जहां तक बिहार की जनता का सवाल है तो जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है। जनता जिनको मैंडेट देगी, जनता जिनको वोट देगी, उनकी सरकार बनेगी और सरकार में आगे बढ़कर काम करेंगे। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ धीरज पांडे, बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका धीरज। आज तो आप बेहद खुश होंगे क्योंकि नतीजे आपके पक्ष में आते हुए नजर आ रहे हैं। जी नमस्कार सभी हमारे मीडिया पैनलिस्ट, चैनल के आप एंकर और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और सबसे ये जो जीत है और जो इस जीत के लिए सबसे पहले बधाई के पात्र हैं तो है बिहार की महान जनता, बिहार के महान हमारे देवतुल्य मतदाता, यहाँ की जागरूक जनता मालिक जो है सबसे पहले अगर कोई बधाई का सच में पात्र है तो बिहार की जनता है। मैं उनको हृदय तल से अपना साधुवाद देता हूँ। और मैं एक पंक्ति कहना चाहूँगा कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने मेरे मील का पत्थर नहीं देखा। ये परिभाषित करता है एनडीए को, नीतीश कुमार जी के विजन को, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं ये जोड़ना चाहूँगा और कहना चाहूँगा। और साथ ही साथ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भरोसे को। अभी हाल फिलहाल एक गाना भी बड़ा प्रसिद्ध रहा कि जोड़ी मोदी या नीतीश के हिट हुई। तो आज मैं ये कहना चाहूँगा कि जोड़ी मोदी और नीतीश जी के हिट भाई, आज बिहार की जनता ने उनको हिट कर दिया। और सामने मेरे स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ कि हम लगभग 200 सीटें, 199 का आंकड़ा मुझे दिख रहा है। तो मैं ये कहता हूँ और मैंने कई चैनलों के अपने डिबेट में ये कहा कि इस बार का जो परिणाम होगा ये कुछ कमोवेश जो 2010 का परिणाम था कुछ उसी प्रकार से होगा कि हमने 206 या 260 सीटें लगभग जीती थी और विपक्ष के पास लीडर ऑफ ऑपोजिशन भर की भी क्षमता नहीं रह गई थी, उनकी इतनी भी सीटें नहीं रह गई थी कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना पाए। तब यही एनडीए सरकार
और यही हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, जिन्होंने कहा कि अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं रहेगा तो ये कहीं ना कहीं संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्न होगा, ये सदन अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो उन्होंने खुद ही निमंत्रण दिया, आमंत्रित किया। तो इन लोगों ने, हमारे विपक्ष ने, जो हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया गया। तो ये बिहार की महान जनता है जिन्होंने 2005 से एक मैंडेट दिया, एक हम पर भरोसा जताया, हम पर विश्वास जताया, और उस विश्वास के पीछे की जो सबसे बड़ी कहानी थी कि राष्ट्रीय जनता दल के जो शासन काल में जो कुशासन उनका था, जो उनका जंगल राज था, उसमें आम नागरिकों का सम्मान कहीं नहीं रह गया था। यहाँ तक कि उनके मतदान का भी सम्मान, मतदान का अधिकार भी ये लोग छीन लेते थे, बूथ लूट लेते थे, कब्जा कर लेते थे, जबरन अपनी वोटिंग करा देते थे। तो बिहार की जनता ने उन सभी चीजों को बहुत पीछे छोड़ते हुए विकास के, जो हमारा विकास रथ है, बिहार के विकास का रथ जो लगातार अग्रसर है, अग्रसित है, और ये बिहार को निरंतर एक नए विकास की गाथा के रूप में परिभाषित करता है, उस रथ पे भरोसा जताया, जिस रथ पे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, जिस रथ पे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सवार हैं, उस रथ को अपना भरोसा देके इन्होंने बिहार की बहुत बड़ी जीत का श्रेय लेने का कार्य किया है, जीत को लिखने का कार्य किया है। और मैं इसके लिए पुनः एक बार बिहार के सभी जनता जनार्दन, बिहार के सभी देवतुल्य मतदाता, और विशेषकर जो हमारी मातृशक्तियां हैं, जो हमारी जननी है, उनको मैं कहना चाहूंगा कि नारी तू नारायणी। बिल्कुल। आपने जो और हम पे भरोसा महिलाएं, किया है, देखिए धीरज जी, बिहार में कहा जाता है कि महिलाएं बड़ा वोट चेंजर बनकर साबित होती है, और हमेशा से ये हुआ है। 2015 का चुनाव देखा जाए या 2020 का, लेकिन इस बार भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट किया है और नीतीश जी पर फिर से विश्वास जताती हुई यहाँ पर नजर आई है महिलाएं। क्या इसका वजह ये है कि जो महिलाओं को ठीक चुनाव से पहले 10,000 रुपए उनके खाते में डाले गए, ये बड़ी वजह है, या फिर कोई और अन्य वजह आप मानते हैं? जी देखिए, अब सभी न्यूज चैनल, सभी लोग कहते हैं कि 10,000, लेकिन जब 2005 में बिहार में एनडीए की सरकार आई, तो इस सरकार ने जो सबसे पहला कार्य किया, महिलाओं को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, जो ग्राम पंचायतों और नगर पंचायतों में हमने आरक्षण देके उनको मेन स्ट्रीम में लाने का जो कार्य किया, उसी दिन से महिलाओं का जो विश्वास है, सबसे बड़ा विश्वास जो है वो हमारे ऊपर है। हम नीतीश जी की ये विजन रहा, एनडीए सरकार का ये देन रहा कि ग्राम पंचायत, नगर पंचायत में उनको आरक्षण मिला 50% से ज्यादा। उसके बाद हम आते हैं तो हमने साइकिल योजना, यूनिफॉर्म योजना देके जो हमारी बच्चियां थी, जो 90 के दशक में अगर आप जाते हैं तो आप स्कूल ड्रॉप आउट रेशियो देखते हैं, स्पेशली जो 6ठी कक्षा से लेके 11वीं कक्षा तक की हमारी बच्चियां थी, इनका ड्रॉप आउट रेशियो 78% से ज्यादा होता है। जो हमारी महिला, जो कॉलेज जाने वाली बच्चियां, जो स्टूडेंट्स होती थी, ये 70 से 78% तक ड्रॉप आउट कर जाती थी। हमारी योजना, हमने साइकिल और यूनिफॉर्म योजना ले आके उनको सीधा विद्यालय से जोड़ने का कार्य किया। हमने फिर देखिएगा जो शिक्षिकाओं का आवेदन आना शुरू हुआ, हमने उनको स्कूल और कॉलेजेस में महिलाओं को 50% से ज्यादा रिजर्वेशन देने का काम किया। वो शिक्षिका बने, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बने। ये सब कार्य जो है हमारे शासन काल में ही हमने मातृत्व वंदना योजना दिया, जिससे आप देखिएगा कि मातृ शिशु जो मृत्यु दर था वो बहुत कम हुआ, उसमें सीधा 60-70% तक का गिरावट आया, जो 90 से 2005 में आप देखिएगा बहुत हाई था। तो हमने वो तमाम योजनाएं देखी, और ये योजनाएं मैं तब की बता रहा हूँ जब हम नई नई सरकार में आए थे 2005 से 2015, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जब केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं थी, एनडीए की सरकार नहीं थी। ये उस दौर की योजनाओं की बता रहा हूं। उसके बाद जो हमारा सबसे बड़ा माइलस्टोन बना, हमने जो जीविका लिया, जीविका 2008 में वर्ल्ड बैंक के साथ हमने लॉन्च किया। और ये जीविका आज बताने की आवश्यकता नहीं है कि विश्व के सभी बड़े संस्थानों में इसके जो मॉड्यूल है उसको स्टडी के रूप में देखा गया, विश्व के कई बड़े मंचों से इसको सम्मानित किया गया। आज हमारे साथ लगभग 1.5 करोड़ 1,38 लाख के आसपास जीविका बहनें हैं जो अपना रोजमर्रा रोजगार इसके द्वारा स्थापित कर रही हैं। देखा जाए तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में। स्वागत है ब्रेक के बाद, मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी और मैं हूं आपके साथ सोनिया।
देखिए और इसी के साथ देखिए अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में इस समय सब कुछ उलट पुलट नजर आ रहा है। आरजेडी ने बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए थे, मास्टर स्ट्रोक भी चला था, लेकिन आरजेडी का मास्टर स्ट्रोक पूरी तरीके से विफल होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जन स्वराज पार्टी की बात कर ले तो जन स्वराज पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन जैसे ही वोटिंग का समय आया उस समय वो शांत हो गई। बिल्कुल माधुरी, देखा जाए तो जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से या फिर एनडीए के प्रचारक जो दल थे, घटक दल है, उन्होंने भी पूरी कोशिश की थी और इसी का नतीजा है कि आज जो ये रुझान आ रहे हैं वो अब एनडीए के पक्ष में ही आ रहे हैं। बिल्कुल आज हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय करवा देते हैं आपका। धीरज पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका। प्रवक्ता जन स्वराज के हमारे साथ जुड़ गए हैं दीपक कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीपक कुमार जी, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से आपसे ही करना चाहेंगे, क्योंकि बिहार में इस समय आप तस्वीर देख ही रही हैं, रुझानों में एनडीए आगे चल रही है, लेकिन जन स्वराज पार्टी इतनी धीमी। देखिए, जन स्वराज पार्टी बिहार के बदलाव के लिए और बिहार के तेजी से विकास के लिए काम करने के लिए आई है और लगातार काम करती रहेगी। हमारे नेताजी ने कहा है कि बिहार में बदलाव के लिए, बिहार के विकास के लिए मैं अपना तन मन धन सारा लगाऊंगा। और जहां तक सवाल है हमारे मुद्दे की, हमारे चुनाव लड़ने, हमारे नेताजी ने चुनाव में और बिहार की जनता के पास जाकर निश्चल और ईमानदार प्रयास किया है। हमने जितने भी मुद्दे उठाए हैं, बिहार के चुनाव में पहली बार हमारे पार्टी के द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चुनाव हुआ है। ये हमारी सबसे बड़ी जीत है, पहली बात। दूसरी बात, बिहार हमने जो भी मुद्दे उठाए, बिहार के मूलभूत समस्याओं से को लेकर उठाए, बिहार की जनता की समस्याओं को लेकर उठाया। हमने अच्छे कैंडिडेट्स को टिकट दिए जिसमें अच्छे शिक्षाविद, न्यायविद, अच्छे डॉक्टर्स और समाज के अच्छे लोग थे। हम अपनी सारी बातों को बिहार की जनता को समझाने का प्रयास किया। हम इस प्रयास में सफल नहीं हो पाए हैं और जो हमारी उम्मीद थी कि बिहार की जनता हमारी बातों को सुनकर समझकर हमें वोट करेगी और हमें आशीर्वाद देगी, उसमें अभी हम सफल नहीं हो पाए हैं। लेकिन हमारा ये प्रयास जारी रहेगा और हम अपने प्रयास में एक दिन सफल होंगे। और हम लोग बिना विधायक के विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे पिछले 2-3 साल से, आगे भी विपक्ष की भूमिका निभाते रहेंगे। और जिनको भी जीत मिली है, जो भी सरकार में आने वाले हैं, उनको बिहार के मुद्दों पर हमेशा विवश करेंगे कि वो बिहार की जनता के हित में काम करें और बिहार की जनता की बिल्कुल दीपक जी, आपने पूरी कोशिश तो करी। प्रशांत किशोर रैलियों में नजर आए के बाद एक उनकी रैली नजर आ रही थी और विपक्ष पर भी काफी हमला करते हुए नजर आए, लेकिन क्या ये बड़ी वजह ये रही कि प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया? उन्होंने अपने जो उम्मीदवार थे वो उतारे, लेकिन अगर वो खुद उतरते तो शायद आज आंकड़े कुछ और होते। जी नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा ये मानना नहीं है। जन स्वराज पार्टी बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और हमारे सबसे बड़े आदरणीय नेताजी प्रशांत किशोर जी थे और हमारा मानना था कि प्रशांत किशोर जी यदि हर चुनाव क्षेत्र में जाते हैं और बिहार की जनता के लिए, जन स्वराज पार्टी के लिए वोट मांगते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, बशर्ते कि वो किसी एक सीट पर लड़ने से लड़ें। ऐसे हमारी पार्टी के एकमात्र सर्वश्रेष्ठ और वरिष्ठ नेता थे और एक तरह से वो 243 सीट पर हमारी पार्टी को लीड कर रहे हैं। जिस तरीके से जन स्वराज पार्टी उतरी थी मैदान में, उससे तो यही लग रहा था कि सब कुछ बदल दिया जाएगा। हमारे साथ धीरज पांडे भी लगातार बने हुए हैं। धीरज पांडे जी, आज सिर्फ एक लाइन आपके लिए, खुश तो बहुत होंगे आप, जिस तरीके से रुझानों में बीजेपी की बढ़त, एनडीए छोड़िए बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। आपका माइक म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। जी, अभी आवाज आ रही है? जी, नमस्कार आप दोनों को। सबसे पहले बिहार की सभी हमारी जो मातृशक्तियां हैं उनके लिए मैंने अभी पीछे भी डिबेट में कहा था कि नारी तू नारायणी, विशेष रूप से साधुवाद सभी महिला शक्तियों का, मातृशक्तियों को जाता है जिन्होंने इतने बड़ी संख्या में, मैं अभी देख रहा था कि 64% के आसपास उनका वोटिंग जो है हमको मिला है, शायद ये और शाम तक बढ़ी जाए। तो सबसे पहले बिहार की महान जनता, यहाँ के सम्मानित मतदाता, जागरूक जनता, मालिक जो देवतुल्य हमारे मतदाता हैं और स्पेशली उसमें हमारी जो भी मातृशक्तियां हैं, उन सभी को हृदय तल से साधुवाद है कि उन्होंने हम पर इतना बड़ा भरोसा जताया। और अभी देखिए सामने स्क्रीन पे 200 पार की
आज तक मैं देख रहा हूँ 200 पार दिखा रहा है, 200+। और मैं कल परसों मैं नेशनल डिबेट में था, मैंने कहा था कि रिजल्ट जो होंगे वे कमोबेश 2010 के परिणाम की तरह होंगे। बिल्कुल और मैं धीरज पूरी जी, तरह से महिलाओं का वोट आशान्वित तो हूं। आपको मिला ही है, बम्पर वोट महिलाओं ने इस बार एनडीए को किया है, लेकिन जी, जी। युवाओं का वोट भी आपकी तरफ इस बार गया है। हालांकि बिल्कुल, बिल्कुल। महागठबंधन की तरफ से युवाओं को देखिए, रुझाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन युवा वहां नहीं गए, आपके पक्ष में आए। जी जी, देखिए युवा इस बात को अच्छे से समझता है। मैं एक युवा था जब मुझे बिहार छोड़ के पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ा था। मैं 2002 की बात करता हूँ, 10th के बाद मैं जब बाहर गया था, तब भी बिहार की एक परिभाषा थी कि हम कहीं जाते थे तो कहते थे कि अरे बिहारी हो, बिहारी हो। हमने वो बिहारी का अपमान सहा है। और 2005 के बाद नीतीश जी के बिहार के हैं, वो सम्मान भी हमने पाया है। तो मेरे जैसा कोई भी युवा इस बात को बेहद अच्छे तरीके से समझ सकता है कि आरजेडी के जंगल राज और जो हमारे एनडीए के सुशासन काल में हमको क्या प्राप्त हुआ है। क्योंकि मैं लंबे अरसे तक बाहर रहा, लगभग 2 दशक मैं बाहर ही रहा बिहार से, मतलब 14 साल की उम्र के बाद की बात कह रहा हूं। तो मैंने वो अपमान का दौर भी देखा है, वो सम्मान का दौर भी देखा है। आज हम कहीं भी जाते हैं देश भर में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग कहते हैं कि बिहार ने तो सचमुच यार पूरी दिशा दशा चेंज कर दी। और सच बात है कि ये कमिटमेंट, ये जो डेडिकेशन है, ये जो डेवलपमेंट है, जो डिवोशन है, जो डिटर्मिनेशन है, ये सिर्फ ये सारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ डी है ना, ये बिहार की सरकार ने, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का कमिटमेंट है, जो बिहार चहुओर विकास कर रहा है। हम 2005 से अभी तक हमने आंकड़े बहुत जुड़ाए होंगे। अभी मैं पीछे भी आपको डिबेट में महिलाओं के सारे आंकड़े जुड़ा रहा था। ये बात सिर्फ आज की नहीं है कि हमने 10,000 दिया। ये 2005 से आप जब देखेंगे, पंचायतों में आरक्षण को लेके देखें आप, स्कूल ड्रेस की योजनाओं को लेके देखें आप, साइकिल की योजना लेके उनको स्कूल से जोड़ने की बात कहें, मातृत्व वंदना योजना, उज्ज्वला योजना, 35% डोमिसाइल देखें, उनको नौकरी में हमने सबसे पहले प्रायोरिटी दी। और एक और सबसे बड़ी बात है कि बिहार का जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, जो वंचित शोषित समाज था, अगर उसको पिछले 20 वर्षों में और सबसे ज्यादा सम्मान किसी सरकार ने दिया, सबसे ज्यादा उनकी बेसिक नेसेसिटी और बेसिक रिक्वायरमेंट्स की चीजें अगर उन तक पहुंचा पाया, तो ये हमारी सरकार का लेकिन धीरज पांडे जी, एक बात बताइए कि जो रुझान अभी आप देख रहे हैं, जाहिर सी बात है, अगर रुझानों की बात कर ले, क्या आपने ये उम्मीद की थी? जी मैंने तो की थी जी। मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने तो किया। अच्छा, आरजेडी महागठबंधन की बात कर ले, इस समय महागठबंधन के रुझान का आंकड़ा भी आप देख रहे होंगे, उस पर क्या कहेंगे? मैं महागठबंधन पे इसलिए कहूंगा क्योंकि अभी हमारे सामने उनका युवा चेहरा था, आदरणीय तेजस्वी यादव। मैं कई डिबेट में कहता भी हूं कि जो लोग रोजगार देने की बात करते हैं, उनको तो रोजगार देने का काम भी नीतीश कुमार जी ने किया था। 2005 में आदरणीय लालू प्रसाद यादव विधानसभा चुनाव हार गए। 2010 में श्रीमती राबड़ी देवी जी चुनाव हार गई। एक पूरा परिवार जो है कहीं ना कहीं बेरोजगार हो गया था। 2015 में वो नीतीश कुमार जी के साथ जुड़े, तो एक पूरे परिवार सहित एक पूरी पार्टी को रोजगार भी प्राप्त हुआ। उसमें तेजस्वी यादव जी भी चुनाव जीते, तेज प्रताप जी भी चुनाव देते, राबड़ी देवी जी भी चुनाव देती, मतलब पूरा एक परिवार जीता, एक कुनबा जीता और उनकी पूरी पार्टी को भी रोजगार एक और मेरे बाद में एक और सवाल आ रहा है, मैं दीपक जी से लेना चाहूंगी, रोकना चाहूंगी। इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, रुझानों में जन स्वराज पार्टी का नहीं खुला खाता, एक भी सीट पर आगे नहीं है जन स्वराज पार्टी। प्रशांत किशोर का सपना टूट गया है, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़े ही दमखम के साथ प्रशांत किशोर मैदान में उतरे थे, लेकिन जैसे ही पहले चरण के चुनाव नजदीक थे, धीरे धीरे पार्टी शांत होती गई। और कहीं ना कहीं ये उसी का नतीजा है कि स्टार्टिंग में एकदम से दमखम और चुनाव आते आते एकदम से धीमे पड़ जाना, कहीं ना कहीं इसका असर है। एक भी सीट पर उनका खाता नहीं खुला है, बेहद चिंताजनक बात जन स्वराज पार्टी के लिए ये है। और हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के धीरज भी हमारे साथ जुड़े हैं, माफ कीजिएगा दीपक हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, देखिए एक भी खाता नहीं खुला है, यानी कि जो पूरी मेहनत प्रशांत किशोर ने की थी धरातल पर जाकर, जमीनी स्तर पर जाकर, वो मेहनत यहाँ पर सफल होती हुई नजर नहीं आ रही है, उनकी मेहनत बेकार गई है। लोकतंत्र में जनता मालिक है। जनता जिनको वोट देगी, जिनकी बातों को समझेगी, उनको आगे बढ़ाएंगी। आज भाजपा और जदयू और राजग गठबंधन वाले को जनता ने आशीर्वाद दिया है और भरपूर आशीर्वाद दिया है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और वो जनता के विश्वास को फिलहाल कायम रखने में सफल हुए हैं।
जहां तक जन स्वराज पार्टी की बात है, जन स्वराज पार्टी का सपना नहीं टूटा है, ये प्रशांत किशोर जी का सपना नहीं टूटा है, ये सपना टूटा है बिहार से जो पलायन किए हुए मजदूर थे और या बिहार से पलायन किए हुए लोग हैं, उनका भी सपना टूटा है। बिहार को अग्रणी राज्यों में देखने का जो सपना था, जो लोगों का बहुत तेज सपना था कि हम बिहार को अग्रणी राज्यों में देखें, उनका भी सपना लेकिन सवाल तो यही हाँ। है ना दीपक जी, सवाल तो यही है ना कि जिन लोगों को लेकर आप आगे चल रहे थे, जिनके मुद्दे उठा रहे थे, उन तक आपकी बात पहुंच ही नहीं पाई है। जी हाँ, जी कहाँ हाँ, कुछ वही तो तो कमी रह गई होगी हमारे ना। नेताजी ने वही हमेशा कहा कि हमारे मुद्दे सही हैं, जनता के मुद्दे, बिहार के मुद्दे लेके हम जा रहे हैं, लेकिन एक लीप ऑफ फेथ की उन्होंने हमेशा बात की थी। सारी बातें सही हैं, बिहार की जनता हमें सुन रही है, समझ रही है, लेकिन अभी के समकालीन राजनीतिक परिदृश्य में हम पर वो कितना फेथ कर। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ गई है, जहां रुझानों में एनडीए की डबल सेंचुरी, रुझानों में एनडीए का आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया है। एनडीए 201 सीटों पर आगे चल रही है, रुझानों में एनडीए की डबल सेंचुरी। तो यहां पर एनडीए खेमे में जश्न का माहौल बना हुआ है, और जाहिर सी बात है, जब रुझानों में एनडीए आगे हो, या फिर यूं कहा जाए कि अगर महागठबंधन की बात कर ली जाए, तो कार्यकर्ता काफी उत्साहित हो जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से एनडीए आगे चल रही है, कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखा जा रहा है, क्योंकि एनडीए पहले से ही अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त थी, और इसी वजह से ऑर्डर पर ऑर्डर पहले से ही एनडीए की ओर से दे दिए गए थे। और धीरज जी, क्योंकि देखिए यहां पर रुझानों में एनडीए का आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया है, और जाहिर सी बात है 12 बजते ही हमने देखा था कि बयान आना भी शुरू हो गए थे कि एसआईआर ने बड़ा खेल किया है। अखिलेश यादव के बयान आना शुरू हो गए थे, उन्हें 2027 के चुनावों की पहले चिंता हो गई। देखिए, एसआईआर, जिस दिन से एसआईआर हुआ, विपक्ष ने अपनी भूमिका उसी दिन तय कर ली थी कि हमको सिर्फ इस पे सवाल और सवालिया निशान खड़े करने हैं, क्योंकि सारे विपक्ष को, चाहे वो अखिलेश यादव हो या हमारे यहाँ तेजस्वी यादव हो, ये सभी, देखिए, सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि ये दोनों बहुत युवा चेहरे थे। 2012 का मुझे परिणाम याद है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत बड़े तरीके से विश्वास जताया था अखिलेश यादव पे, लेकिन जब उनकी सरकार आई, उनका पैटर्न भी वही रहा जो उनके पिताजी और उनके चाचा जी का पैटर्न था। तेजस्वी यादव भी बिहार के युवा चेहरे थे। जिस दिन इन्होंने मंच से ये नारा लगाया कि शहाबुद्दीन अमर रहे, तस्लीमुद्दीन अमर रहे, हमको नहीं कहना पड़ा कि जंगल राज जंगल राज, उन्होंने खुद इस बात को परिभाषित कर दिया कि मैं आऊंगा तो जंगल राज रिटर्न होगा, जंगल राज पार्ट 2 होगा। देखिए, युवाओं को बहुत ज्यादा आशा होती है डेवलपमेंट से, डेडिकेशन डिटर्मिनेशन के साथ जो डिलीवर करता है, आज का युवा वर्ग उसको पहचानता है, उसको चयन करता है और उस पर अपना विश्वास जताता है। बिहार के युवाओं ने बड़ी संख्या में, मैं अभी परसेंटेज देख रहा था, ये भी लगभग 60% से ऊपर ही अभी धीरे धीरे हो रहा है। बिल्कुल धीरज जी, तो बड़ी परसेंट में इस बार युवाओं ने भी वोट किया है। अब युवाओं को ज्यादा उम्मीद आपसे ही होंगी, यानी कि जो आरजेडी कह रही थी कि बात नहीं करूंगा, हर एक वर्ग ने, चाहे बिल्कुल आरजेडी जो कह रही थी कि हम हर एक घर में सरकारी नौकरी देंगे हर एक परिवार के व्यक्ति को, लेकिन अब एनडीए के सामने भी चुनौती होगी कि कैसे वो युवाओं के जो सपने हैं उनको पूरा करते हुए नजर आएगी। बड़ी चुनौती है अब एनडीए के पास। देखिए, मैं वो एक बड़ी अच्छी पुरानी शायरी है कि वो चांदनी रात में सोया, उसने सुनहरी धूप का मजा उठाया, कुछ करने की सोच में जिंदगी गुजार कर वो चल गया कुछ न कर हार कर। कुछ यही स्थिति हमारे विपक्ष के दोनों लोगों की है। हमारे जो युवा नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने झूठ का आडंबर बनाना शुरू किया। हमने यूथ को कनेक्ट करने का कार्य किया, उन्होंने सिर्फ झूठ को कनेक्ट करने का काम किया। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक आंकड़ा है, जनगणना है, जनसुराज के लोग उसमें ऑलरेडी मास्टर्स हैं, उनके पास डाटा बहुत है, 2,90,00,000 हाउस होल्ड है बिहार में। अगर आप प्रत्येक घर में एक नौकरी दे देती हैं तो ये 2,90,00,000 नौकरियां कहां से ले आएंगे आप? बिहार में कुल सरकारी नौकरियां जो कुल बढ़ा चढ़ा के हो सकती हैं तो 26 लाख के आसपास, जिसमें 24 लाख लोग ऑलरेडी अभी ऑक्यूपाइड है, मींस वो पोजीशंस जो हैं ऑक्यूपाइड हैं। 2 से 3 लाख हम मैक्सिमम क्रिएट कर सकते हैं। विगत 3 से 4 सालों में बीपीएससी के माध्यम से हमने 5 लाख से प्लस नौकरी देने का कार्य किया है। तो बिहार की जो जनता है, बिहार के जो युवा हैं, उन सबके हाथों में जो अभी इन्होंने एक प्रश्न उठाया था कि डेटा चाहिए कि बेटा चाहिए, उस डेटा के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल जाती है कि बिहार में कितनी सरकारी नौकरियां हो सकती हैं, कितने सरकार मतलब लोग हम नौकरी में जा सकते हैं, कितने घर है बिहार में,
क्या प्रत्येक घर को एक बिल्कुल नौकरी मिल सकती है? बिल्कुल ये सब धीरज वो जी, एक इससे जीबी पहले डाटा कि का कार्य चर्चा को होता है। आगे बढ़ाएं, आप पहले दर्शकों को सकारात्मक तरीके तस्वीरें से दिखा उसको प्रयोग देते हैं करेंगी, कि तो किस ये तरीके एक से जीबी जश्न डाटा का आपको माहौल जीवन में बना बहुत हुआ कुछ है और किस तरीके से पोस्टर लिए खड़े हुए हैं वहां के कार्यकर्ता। 2025 के नायक होंगे नीतीश, ये पोस्टर में लिखा हुआ है। तो देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए हैं और इसी के साथ एक अलग ही उत्साह भी नजर आ रहा है। दीपक जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक जी देखिए, एनडीए बढ़त बनाई हुई है, पहले तो मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूं। और दूसरी चीज ये, क्या आप भी मानते हैं कि एसआईआर, ईवीएम ये मुद्दा उठाना सही होगा? क्योंकि जाहिर सी बात है विपक्ष तो अपने बयान देगा, आदत है। हमारा मानना है कि जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के जो मित्र हैं उनको बहुत बड़ी जीत की बधाई है अभी, और उनको उनके ऊपर जनता ने विश्वास किया है। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। साथ में हम कहेंगे कि हमारे द्वारा जो सारे जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए गए थे, बिहार की विकास के लिए मुद्दे उठाए गए थे, आपको जनता ने आगे 5 साल समय दिया है और आप उन पर काम करें और हम उसमें हमेशा सहयोग करते रहेंगे। जहां तक हमारी क्षमता है, हमारा विश्वास है कि हम सरकार के विकासोन्मुखी मुद्दे, हर मुद्दे पर हम समर्थन करेंगे, लेकिन हम सरकार को विवश भी करेंगे कि वो जनता के लिए और बिहार को देश के सर्वप्रथम अग्रणी राज्यों में आगे बढ़ाने का काम करेंगे और उसके लिए हम काम करते रहेंगे। जहां तक सवाल है एसआईआर का मुद्दा, वोट चोरी का मुद्दा, ये मुद्दा अभी हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखता है। हम तो जनता के डायरेक्ट जुड़े हुए मुद्दे ये से मतलब जुड़े तब हुए भी हैं। नहीं रखता था दीपक जी, मतलब तब भी नहीं रखता था जब जनता के मुद्दे उठाने चाहिए थे, विपक्ष अलग ही मुद्दे उठा रहा था। हम हमेशा हमारा मुद्दा पलायन, बेरोजगारी, बदहाली और बिहार में संस्थागत भ्रष्टाचार, फर्जी शराबबंदी, ये सब हमारे लिए मुद्दे थे। बिल्कुल दीपक जी, ये मुद्दे देखिए आपने ये जो जनता से जुड़े मुद्दे तो उठाए, लेकिन जनता को समझ में क्यों नहीं आए? इसके पीछे क्या बड़ी वजह रही कि आप कह रहे हैं कि हमने जनता के सारे मुद्दे उठाए, चाहे वो पलायन हो, बेरोजगारी हो, या फिर अन्य जो महिला सुरक्षा से हो, या फिर जंगल राज का मुद्दा भी आप उठाते लगातार आए थे, आरजेडी पर हमलावर लगातार हो रहे थे, लेकिन कहां चूक हो गई फिर आपसे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि जनता के सारे मुद्दे तो उठाए, लेकिन जनता क्यों नहीं समझ पाई उन मुद्दों को? बिहार में पिछले 35-40 सालों से राजनीतिक बंधुआ मजदूरी वाली स्थिति रही, या तो राजन सरकार की स्थिति रही है या राजद सरकार की स्थिति रही है। सबसे बड़ी बात है कि हमने पहली बार एक विकल्प देने का प्रयास किया था, जो और अपने मुद्दों को लेके, जनता से जुड़े हुए मुद्दे और बिहार के मुद्दे को लेके हम जनता के पास गए थे। हमने जनता को विश्वास और भरोसा दिलाने के लिए हर भरसक प्रयास किया, हर संभव प्रयास किया, लेकिन अभी जनता का विश्वास हमारे ऊपर उतना नहीं हो पाया जितना हम चाहते थे और जितना प्रत्याशित था और जितना हमारी अपेक्षा थी। आगे की कैसी रणनीति रहेगी फिर? आप कह रहे हैं कि जनता के मुद्दों को उठाया, लेकिन जनता समझ नहीं पाई। बिहार की जनता हमारी बात समझे, दीपक जी आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? आप कैसे आप जनता के बीच पहुंचेंगे? क्योंकि अभी तो पूरी कोशिश की थी प्रशांत किशोर एक एक आदमी के पास जाकर वहां पर वोट की अपील करते हुए नजर आए थे अपने उम्मीदवारों के पक्ष में, लेकिन अब जनता को कैसे समझाइए? लेकिन कुछ भी कहिए दीपक जी, चेहरे पे मुस्कान है, लेकिन आंखों में निराशा नजर आ रही है आपके। हमारे नेताजी पिछले 3 साल से बिहार के हर गांव, हर घर में घूम रहे थे। ये बिहार में चुनाव 2025 में था, लेकिन हमारे नेताजी की पदयात्रा पिछले 3 साल से चल रही थी, और उस पदयात्रा के बाद हम फिर से जनता के बीच जाएंगे। हमारे नेताजी जाएंगे, हमारी पार्टी जाएगी और बिहार की जनता के हर मुद्दे से एक दूसरे को कनेक्ट करेगी, सरकार के बारे में भी बताएगी, और जो मूल विपक्ष का काम होता है, जो मूल विपक्ष का काम पिछले 3 साल से हम कर रहे थे, जबकि हमारे विधायक भी नहीं थे, हमारी पार्टी 1 साल पुरानी पार्टी है, फिर भी जनता के बीच में हम जा रहे थे, हमारे नेताजी जा रहे थे, जनता को समझ रहे थे, अपनी बातों को बता रहे थे। वही काम हम फिर करेंगे। हमारा तो संघर्ष से नाता है पिछले 3 साल से, आगे और संघर्ष करेंगे और बिहार के विकास के लिए जो हर संभव प्रयास होगा करेंगे। सरकार को विवश करेंगे कि बिहार के विकास के लिए वो विवश हो और बिहार की जनता की मूलभूत समस्याओं को सुलझाए। और हम जनता के बीच जाएंगे और आगे हमेशा जनता के बीच में रहेंगे, कोशिश करेंगे जनता हमारे मुद्दों को समझे और हमें आशीर्वाद दे। ठीक है धीरज जी, पप्पू यादव का बयान भी सामने आया है। वो कह रहे हैं हमें फैसला स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन ये बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें तो मंच पर भी जगह दी गई थी, ऐसा बयान। कोई गंभीरता से लेता नहीं है। आप सब भी जानते हैं
कि वो कुछ भी बोलने को, अपने आप को वो मीडिया में बनाए रखने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं कि मैं फुटेज में रहूं। उन्होंने जो कहा है ये उनकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है, उस पर मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। जिसको अपनी पार्टी में सम्मान नहीं मिलता है, जिसको अपने मंच पर जगह नहीं दी जाती है, तो स्वाभाविक रूप से उसकी स्थिति आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की होगी। तो वो जो भी बोलते हैं बोलने दीजिए, उनकी बातों को कोई गंभीरता से लेता नहीं। हम आज सीधी सी बात है कि आज बिहार की महान जनता का दिन है, आज उनके जीत के जश्न का दिन है, उनके भरोसे, उनके विश्वास के विजय का दिन है। आज विजयोत्सव है। कुछ दिनों पहले हमारे देश के सबसे युवा नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने इसी बिहार की धरती पे कहा था कि हम वो हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे कि बिहार की जनता देखेगी। आज बिहार की जनता ने वो हाइड्रोजन बम उन्हीं के ऊपर फोड़ दिया है और कहा है कि 1990 से आप बिहार की जनता ने आपको बाहर का रास्ता दिखा रखा है। 35 वर्षों में आप नहीं आए और अगले 50 वर्षों तक आपकी बिहार में कोई जगह नहीं है। ये बिहार की जनता ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। और चूंकि बिहार में एनडीए ने चुनाव लड़ा है, ये 5 दलों का गठबंधन है, ये हथेली की 5 उंगलियां हैं जो मुट्ठी है, बहुत जोरदार, बहुत असरदार, बहुत करारी मुट्ठी है। आज बिहार की जनता का ये जो पंच है वो विपक्ष के चेहरे पे पड़ चुका है। बिहार की जनता का जो ये मजबूत पंच है, ये विपक्ष ने देख लिया है कि बिहार की जनता का भरोसा किस पर है, बिहार की महान जनता का विश्वास किस पर है। और बिहार की जनता ने हमेशा विकास को आगे रखा है। विकास की बात करने वालों को कभी आगे नहीं ये रख लड़ाई सकती। भी विकास बनाम उसी जंगल राज की थी और यहाँ पर नीतीश कुमार का विकास काम आया और जिस तरह से जो सीट बंटवारा था वो भी काफी रणनीतिपूर्ण तरीके से बनाया गया था एनडीए की तरफ से। और यही वजह है कि शायद अब इतने अच्छी सीटें निकालकर सामने आ रही है एनडीए। जी, मैं फिर से कहूंगा कि सिर्फ विकास की बातें नहीं चलेंगी। यहाँ बिहार ने विकास को देखा है, विकास को अनुभव किया है। विगत 20 वर्षों में मैं आपको छोटे छोटे कुछ उदाहरण देता हूं। पहले हमारे यहाँ गंगा नदी पे 4 पुल थे, आज हमने 22 से ज्यादा डिलीवर कर दिया है, 10 और जो है अबाउट टू कंप्लीशन में है। आज बिहार के हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज है। और जो 90 के दशक 2005 तक जो स्कूलों की संख्या थी कि छात्रों और शिक्षकों और छात्रों और स्कूलों का कोई कंपैरिजन नहीं होता था, आज ये संख्या हमने फुलफिल किया है। आप बिहार के किसी जिले में चले जाएं, एक इंजीनियरिंग कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज कहीं है और कहीं अबाउट टू कंप्लीट होने वाला है, जो 2-4 महीने में कंप्लीशन में आ जाएगा। लेकिन फायदा तो आपको, धीरज जी, फायदा तो आपको जंगल राज शब्द ने भी बहुत पहुंचाया है। जंगल राज का शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है। देखिए, वो उसको जंगल राज कहना उचित भी है, इसलिए है कब देखिए, मैं 2 मिनट लूंगा, मैं बड़े क्रक्स में बात करना चाहूंगा। जब 1990 के दशक में हम आते हैं तो हमारे साथ जो सबसे बड़ा एसेट होता है हमारा झारखंड राज्य हमारे साथ होता है। हम सभी जानते हैं कि पूरे देश के मिनरल माइंस का 40% जो हिस्सा है अकेले झारखंड राज्य में था। हमारा रेवेन्यू सिस्टम कितना बड़ा था बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सारे थर्मल पावर प्लांट्स थे, जो भी अच्छी इंडस्ट्री थी, सब झारखंड में थे। 1990 से 2000 तक या उसके पूर्व में 1980-90 के दशक में आ जाए, 90 से 2000 में आ जाए तो यहाँ पे सरकार कांग्रेस की रहती है, राष्ट्रीय जनता दल की रहती है। उन सरकारों में क्या काम हुआ है? झारखंड अलग हो गया। झारखंड जैसे बड़े राज्य के रहने के बावजूद भी हमारा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। जब झारखंड चला गया तो हमारे पास रेवेन्यू का सिर्फ 5% हिस्सा बाकी रह गया, रेत के रूप में, जो हम बालू का, हमारा रेत का इंडस्ट्री। बिल्कुल धीरज जी, यही नतीजा है कि आज इतने अच्छे रुझान एनडीए के पक्ष में हैं। और आपसे एक सवाल जरूर लेना चाहूंगी। देखिए, सीएम पद तो आखिर में घोषित कर दिया गया था अमित शाह की तरफ से, लेकिन उप मुख्यमंत्री कौन होगा, ये बड़ा सवाल अब बिहार की राजनीति में घूमता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एलजेपी भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। संगठन का निर्णय होता है, संगठन जिनको समझेगा, जिन पर भरोसा जताएगा, उनको बनाएगा। एक संगठनात्मक प्रक्रिया है। हम एक संगठन है जिसमें हर एक व्यक्ति कार्यकर्ता के रूप में, हमारे प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि मैं एक प्रधान सेवक हूं, मैं भी एक कार्यकर्ता हूं, और हम सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास को साथ लेके चलने वाले लोग हैं। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी पार्टी और संगठन का संस्कार है। ये संगठन का निर्णय है, संगठन का नियम है। वो जिसको चुनेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। बहरहाल बिहार में क्या वो मौका एलजेपी के किसी एक नेता को मिल सकता है? क्योंकि एलजेपी भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, 29 सीटों में जीती और 22 से ज्यादा सीटें उनके पक्ष में आती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, ये चुनाव एनडीए ने लड़ा था। एनडीए के जो भी हमारे घटक दल हैं, उनके जो शीर्ष के नेता हैं, सोनिया, एनडीए की यही खास बात है, धीरज जी, एनडीए की यही खास बात है
कि ना इधर उधर बयान देंगे और फिर जनता को कंफ्यूज करेंगे, सबको कंफ्यूज करेंगे। अमित शाह तो ये भी कह रहे थे कि सम्राट चौधरी को, एक सेकंड, सम्राट चौधरी को जिताओगे तो मैं उसे बहुत बड़ा फेस बनाऊंगा। अमित शाह की ओर से बयान सामने आया था। हाँ, तो फिर अमित शाह जी ने कहा है, वो सर्वमान्य है, तो स्वाभाविक रूप से ऐसा कुछ होगा। बाकी 2-4 दिनों में स्पष्ट हो जाएगा, आपके सामने होगा। और हम तो देखिए सटीक बात करते हैं और सटीक कार्य करते हैं। आप चुनाव के पहले भी देखिए कि हमने गठबंधन धर्म निभाया, हमने अपने एक एक प्रत्याशियों के नाम तक घोषित किए, लेकिन विपक्ष में वो चीज कहाँ हो गया। आखिरी दिन तक तो कई जगहों पर एक दूसरे के खिलाफ वो नॉमिनेशन करते रहे। कांग्रेस आरजेडी के खिलाफ नॉमिनेशन कर रही थी, आरजेडी कांग्रेस के खिलाफ नॉमिनेशन कर रही थी। तो हम बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से हमारा ये गठबंधन चलता है, जो एनडीए का गठबंधन है। ये 5 दलों का ही नहीं, 5 दिलों का भी गठबंधन है। और ये दिलों का जो असर है, ये दिखाई दे रहा है कि बिहार की जनता ने किस तरीके से हमको अपनाया है, किस तरीके से अपना प्यार हमको लुटाया है। तो बिल्कुल ये आज साफ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से नतीजे सामने आ रहे हैं, एनडीए बहुत बड़ी पार्टी उभर कर यहाँ पर नजर आ रही है। जो महागठबंधन है उसे बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से माधुरी देखिए, एनडीए ने यहाँ पर बाजी मार ली है। बिल्कुल बिल्कुल।